हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 27 जुलाई 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हमारे डाटा पॉइंट का। दोस्तों, आज के इस डाटा पॉइंट में जो डिस्कशन किया गया है वो कंज्यूमर का जो इनकम लेवल है और उसका कंजम्पशन लेवल है उसके ऊपर एक सर्वे किया गया है। उसके अकॉर्डिंगली जो डाटा बना है उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो किस प्रकार पेंडेमिक के समय में जो लोगों की इनकम और जो एक्सपेंस है उनका लेवल घटा है और बढ़ा है। तो एक डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया है सर्वे के आधार पर। ये सर्वे जो है वो 70,500 लोगों पर परफॉर्म किया गया है और इंटरनेट के माध्यम से ही यह जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही ये डाटा बाहर निकल के आया है कि जो 86% जो लोग हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जो पेंडेमिक के से पहले की उनकी जो इनकम थी और अभी की जो इनकम है उसमें लगभग 25% का जो है डिक्रीज उनको देखने को मिला है। और इस सर्वे के हिसाब से यह भी डाटा निकल के आया है कि जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उनको कम करना चाहिए। जो स्टेट्स हैं उन्हें एक्साइज ड्यूटी है उनको कम करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए जिससे कि पेट्रोल के दाम कम हों। और जो आगे की जो स्थिति है उसको उसको निपटने के लिए जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी चल रही है उसको लेकर भी यहाँ पर डाटा प्रस्तुत किया गया है कि कई जो रेस्पोंडेंट हैं इस सर्वे के उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि जो भविष्य की उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी अभी डामाडोल हो गई है, उसकी स्थिति भी अभी खराब है। तो इस प्रकार का डाटा इसमें प्रस्तुत किया गया है। और देखिए आप जो तकरीबन आप देखेंगे कि 30% से ऊपर जो लोग हैं उन्होंने 30% से ऊपर का जो डिक्रीमेंट है वो अपनी इनकम में इन लोगों ने माना है और कहा है कि जो उनकी जो इनकम है वो 25% कम हो जाएगी। और 2019 मार्च 20 के जो फाइनेंशियल था उसके कंपैरिजन में। और इसके साथ ही जो सेविंग्स है, सेविंग्स की स्थिति में भी जो डिक्रीमेंट है वो 25% के समथिंग पाया है लोगों ने। वो है 20% की समथिंग, 18% के समथिंग आप देखेंगे ये स्थिति देखने को मिल रही है। और लगभग 20% की समथिंग है वो 0 से 25% का डिक्रीमेंट इन्होंने माना है कि उनकी सेविंग्स में होगा। इस प्रकार जो कोविड-19 के समय जो उनका जो एक्सपेंस था वो मार्च से पहले जो सेकेंड वेव अभी शुरू हुई है मार्च के बाद में, उससे जनवरी से मार्च से लेकर और उसके बाद में फरवरी के बाद में मार्च से लेकर अभी तक की जो स्थिति है उसमें जो एक्सपेंस उनका बढ़ा है वो 100% बढ़ा है। वैसा कई लोगों ने स्वीकारा है जो 5% के समथिंग लोग हैं। और 50 से 100% की स्थिति वाले जो हैं इस प्रकार लगभग 30% लोग हैं और लगभग 35% लोग हैं जिन्होंने ये माना है कि 25 से 50% का जो है उनका एक्सपेंस अभी बढ़ गया है। तो इस प्रकार कोविड की स्थिति के कारण लोगों की रोज़मर्रा की जो लाइफ है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और इनकम भी पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। काफ़ी डाटाज में हमने ये बात देखी है। इसके अलावा जो कोविड-19 के बाद में जो मंथली हाउस होल्ड की जो ग्रॉसरी है उसको परचेज़ करने में भी जो चेंज आया है उसकी कॉस्ट में, उसमें लेकर भी बात की गई है कि जो 45% के समथिंग या 45% से थोड़ी ज़्यादा लोगों ने यह बात कही है कि जो उनकी जो ग्रॉसरी का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो गया है और उनकी इनकम कम हो रही है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ चाहते हैं उसमें सबसे पहले लोग यही चाहते हैं कि जो एक्सीज़ है वो पेट्रोल पर उसको सरकार के द्वारा कम की जाए। और जो मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि 20% तक इसमें डिक्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो हाउस होल्ड की जो प्लानिंग है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2021 से 22 तक की, उसमें कई लोगों ने ये माना है, लगभग 45% लोगों ने ये माना है कि 6 से 12 महीने का समय लगेगा इसे वापस से रिकवर करने में। तो इस प्रकार का ये डाटा है जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर इसमें जो
लोगों की इनकम है उसमें डिक्रीमेंट हुआ है, और जो परचेज़ है उस परचेज़ पावर में भी डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि इनकम में डिक्रीमेंट हुआ है। साथ ही जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, और पेट्रोल और डीज़ल ही अभी जो लोगों का मेन कंसर्न है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी की वजह से काफ़ी सारी जो कॉस्ट हैं वो डाउन हो जाती हैं। तो पेट्रोल और डीज़ल पर जो एक्सीज़ है वो कम करने की जो बात है वो यहाँ पर कही गई है। इससे पहले भी काफ़ी डाटाज़ में हम इस प्रकार का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें जो कोविड के समय लोगों की जो इनकम का डाउन होना है और कॉस्ट का जो इंक्रीमेंट है वो ऐसा डाटा हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की बात ये आज के इस डाटा पॉइंट में कही गई है, जो कि एक सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ये सारा डेटा निकल के आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो वही बच्चों के स्कूल को लेकर और जो लर्निंग का लॉस हो रहा है उसको लेकर बात की गई है, कि किस प्रकार के स्टेप्स जो हैं वो हमें उठाने चाहिए इन्हें वापस से एलिवेट करने के लिए और बच्चों को अपने पुरानी स्थिति में लाने के लिए। तो इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो मेनली ये बात की गई है कि किस प्रकार की जो अभी स्थिति है बनी हुई है, स्कूल्स जो है लगभग 16 मंथ से क्लोज़ हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी डाउन हो गया है, और बच्चों को न्यूट्रिशन के लेवल पर और एजुकेशन के लेवल पर, दोनों ही लेवल पर जो है वो बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत ही डाउनग्रेड वो बच्चे आए हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो मेन जो डिसरप्शन बना हुआ है वो स्कूल्स में जो बच्चे कम एज ग्रुप के हैं और जो लो क्लासेस में हैं, जिसमें 6 से लेकर 12 तक की जो एज ग्रुप है उसकी बात की गई है, और 5वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी बात की गई है, कि जो स्कूल हैं वो मेनली इन लोगों के लिए बंद हैं। इन लोगों में जो कांटेक्ट है वो अभी पेरेंट टीचर और स्टूडेंट का अभी मना है। तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही हैं, जबकि जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की है उनकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनकी लग रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो पढ़ाई है वो इस प्रकार नहीं हो पा रही है जिस प्रकार से जो क्लासरूम में पढ़ाई होती थी। साथ ही जो नोट्स उन्हें क्लास में मिलते थे वो नोट्स भी उस प्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं, डिजिटल नोट्स हैं। और इस प्रकार की स्थिति में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है, और जो टीचर हैं वो कई जो मेन जो टीचर हैं, काफ़ी स्कूलों में ऐसे टीचर हैं जो इस ऑनलाइन मोड को अपनाने में अभी काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, और उस प्रकार से ये इक्विप नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति को जल्दी से एक्वायर कर सकें। तो इस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है, उसी के बारे में बात की गई है। और एक जो फाउंडेशन के द्वारा, अजीज़ प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा एक अभी सर्वे किया गया है, उस सर्वे में 16,000 बच्चों के ऊपर इस सर्वे में यह पाया गया है कि जो 92% जो बच्चे थे वो पुरानी क्लास में अगर 2 लैंग्वेज को जानते थे, तो अभी ऐसी स्थिति में वो अभी 1 लैंग्वेज के ऊपर आ गए हैं। मतलब उनकी लर्निंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है। साथ ही जो मैथमेटिक्स में अगर आप ये देखेंगे तो 82% डाटा यह कहता है कि जो 82% बच्चे हैं वो भी अभी अपने एजुकेशन लेवल में डाउन आए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जो सरकार को है वो काफ़ी कदम उठाने पड़ेंगे, और आप देखेंगे कि किस प्रकार का जो नुकसान है वो अभी एजुकेशन के लेवल पर हुआ है। और मार्च 2020 में जब लॉकडाउन की पहली स्थिति बनी थी फर्स्ट वेव में, उस समय पर अगर कोई बच्चा 4th क्लास में था तो उसे पास करके डायरेक्ट 5th क्लास में वो चला गया था। इसके बाद अप्रैल 20 से लेकर 21 तक मान लीजिए उसका नया सेशन 5th का चला था, जिसमें कि एक सिंगल क्लास भी अभी स्कूलों की नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में 5वीं से उसे प्रमोट करके डायरेक्ट 6th में भेज दिया जाएगा, और 6th क्लास की भी अभी जो क्लास है उसके होने का कोई अभी पता नहीं है। तो इस प्रकार जो एजुकेशन का लेवल है वो डाउन हो गया है। लगातार 2 साल का जो गैप है वो स्टूडेंट्स में आ गया है। 2 साल के गैप में ऐसी स्थिति बनकर निकली है कि जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। और हमने अपने पुराने इस प्रकार की डिस्कशन में यह भी देखा है कि कई जो इंटरनल
और मेंटल डिजीज़ है वो भी काफ़ी स्टूडेंट्स में डेवलप होने की संभावना अभी इस स्थिति में बन रही है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है कि स्टेट्स को इन चीज़ों को लेकर जल्दी डिसीजन लेना होगा कि इस प्रकार की स्थिति से किस प्रकार निपटा जाएगा, या कोई ब्रिज कोर्स है उसे अपनाया जाएगा, या जो 5वीं से जो छठी क्लास में या किसी अन्य क्लास में जो इनका प्रमोशन किया जा रहा है बच्चों का, वो किस लेवल पर किया जाएगा, किस प्रकार से उन्हें जज किया जाएगा कि वो अगली क्लास में जाकर एम्बेरस नहीं हो, अब पेपर में फेल होकर वो हम एम्बेरस नहीं हो जाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी मेंटेलिटी इस प्रकार की हो गई है कि 90% से लेकर 89% भी अगर उनके आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी वो डिप्रेशन की स्थिति उनके लिए बन जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति आजकल देखने को मिली है। कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ही हाई है। तो इसकी वजह से इस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो उससे निपटने के लिए जो सरकार को और स्टेट्स को सबसे पहले डिसीजन लेना चाहिए और जो एजुकेशन का जो पार्ट है स्टेट्स का, उसे वापस से पटरी पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कई देश हैं वो किस प्रकार इस स्थिति से निपट रहे हैं उसको अगर हम देखें तो केन्या और कई ऐसे राज्य हैं, उनके द्वारा जो सिलेबस है उसको सिलेबस को कम कर दिया गया है, और सिलेबस कम कर कर जो टाइम पीरियड है उसे बराबर में लाकर सिलेबस को चलाया जा रहा है। और कई देशों में जो है वो सिलेबस को एक ब्रिज कोर्स में तब्दील कर दिया गया है, सिलेबस को कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, जिससे कि 2 साल का सिलेबस है वो 1 साल में कन्वर्ट हो सके और इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसमें जो सारी कवर की गई हैं, जिससे कि जो लर्निंग का प्रॉपर एजेंडा है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कई स्टेट्स के द्वारा इंटरनेशनली अपनाई जा रही हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिश है वो हमारे देश में भी की जा सकती है। लेकिन हमारे देश में अगर इस प्रकार की कोशिश की जाएगी तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्कूलों की टेंडेंसी, अगर सेम करिकुलम रखा जाएगा तो स्कूलों की टेंडेंसी कम टाइम में उस करिकुलम को ख़त्म करने की रहेगी, जिससे कि जो स्टूडेंट होंगे, जो पुअर स्टूडेंट होंगे, मेंटली जो पुअर होंगे, जो उससे ग्रैप नहीं कर पाएंगे, जो उसे समझ नहीं पाएंगे समय के अभाव में, तो ऐसी स्थिति में वो लोग पीछे रह जाएंगे और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फिर से वो डिप्रेशन में आएंगे और फेल होने की संभावना भी उनकी बनी रहेगी। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें बन जाएगी जो कि बहुत ही खतरनाक होगी। और इस पूरे पेंडेमिक में जो एजुकेशन के लेवल का जो नुकसान हुआ है वो जो पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा हुआ है। और उनकी स्थिति अभी इसमें ख़राब है क्योंकि उनके पास में ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही उनके पास में कोई एजुकेशन का सिस्टम अभी अवेलेबल है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हमें एक राइट एजेंडा लेकर आगे बढ़ना होगा और इस प्रकार की प्लानिंग करनी होगी कि जो स्कूल्स हैं वो भी अपने लेवल पर चलते रहें और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टूडेंट्स को ये समझाते हुए आगे बढ़ाना होगा कि किस प्रकार उन्होंने जो पेंडेमिक था अभी उस पेंडेमिक से क्या सीखा है और किस प्रकार की लर्निंग उन्हें मिली है, और उस लर्निंग को एजुकेशनल करिकुलम से जोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाना होगा और बच्चों को इस स्थिति से बाहर निकालना होगा। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिप्रेशन या कोई अन्य बीमारी जो उनको अभी मेंटली हो सकती है उस प्रकार की स्थिति में जाने से रोकना चाहिए। और जो पुअर जो स्टूडेंट हैं जिन्हें स्कूलों के बंद होने से न्यूट्रिशनल और एजुकेशनल दोनों ही लेवल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए जल्द से जल्द रास्ता सुझाया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो अभी हाल ही में जो कांवड़ यात्रा यूपी में जो शुरू होने वाली थी उसके रिगार्डिंग बात की गई है। ये कांवड़ यात्रा जुलाई 25 से शुरू होने वाली थी और इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर स्थगित कर दिया गया है और रोक दिया है कि ये कांवड़ यात्रा अब नहीं होगी। तो इस प्रकार का डिसीजन यहाँ पे देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ये निर्देश देते हुए कहा है कि एक तरफ कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो चल रहा है, अभी हम सेकेंड जो वेव है उससे अभी निकल के आए हैं, थर्ड वेव आने की अभी बात की जा रही है। और ऐसी स्थिति में आप जो
कांवड़ यात्रा है उसे अब अलाउ कर रहे हैं। जुलाई 9 को यूपी की गवर्नमेंट की जो मीटिंग थी, योगी आदित्यनाथ ने खुद ये मीटिंग ली थी और इस मीटिंग में जो कोविड यात्रा है उसका बंदोबस्त प्रॉपर तरीके से करने के लिए निर्देश दिए थे और हर प्रकार का जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसे मानने के लिए जो है डायरेक्शन दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिलीजियस फेथ है वो राइट टू लाइफ है उससे बढ़कर नहीं है। राइट टू लाइफ जो है वो उससे ज़्यादा हैवी फंडामेंटल राइट है। तो इस प्रकार की स्थिति के लिए जो इस प्रकार की जो यात्रा है वो धार्मिक है, रिलीजियस यात्रा है, वो की जाना पॉसिबल नहीं है और लोगों की सेहत के बारे में जो है हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार का जो एक आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जो यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, उसे स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड ने भी अभी हाल ही में अपनी ये यात्रा स्थगित की थी कोविड-19 की वजह से। तो इस प्रकार की स्थिति है वो अभी देखने को मिल रही है। कई जो स्टेट हैं वो अभी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अभी ऐसी कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुंभ का जो मेला था वो भी यूपी में हुआ था, जिसके कारण कहा गया था कि जो सेकंड वेव के लिए कहीं हद तक वो ही जिम्मेदार था। कुंभ का मेला जो हुआ था उसमें कुंभ के मेले में कई लोगों की जो साधु थे और कई लोग जो वहाँ पे कुंभ के मेले में डुबकी लगाने आए थे उनको नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार का जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसे हमें ये कुछ समय के लिए साइड में रखकर और जो राइट टू लिव का फंडामेंटल राइट है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार की जो आयोजन है उन पर रोक लगानी चाहिए, ताकि जो स्थिति है वो देश की सुधर सके। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इकोनॉमिकल रिवाइवल और उसके उत्थान के लिए अगर इस प्रकार की कार्य किए जाएं कि हाँ तो इस प्रकार की यात्रा होगी तो कुछ इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, तो ऐसी स्थिति में तो इस प्रकार की चीज़ों को किया भी जा सकता है। लेकिन एक रिलीजियस फेथ के लिए अगर इन चीज़ों को कहा जाए तो रिलीजियस राइट और जो राइट टू लिव है उसमें अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो राइट टू लिव ही उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है कि जो उत्तराखंड और जो यूपी की गवर्नमेंट है वो कांवड़ यात्रा को अभी नहीं करेगी और उसे स्थगित कर देगी। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही एक अन्य जो स्टेट है केरला, उसमें भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि बकरीद के लिए वहाँ पर जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसे 3 दिन का रिलैक्सेशन उसमें दिया गया है ताकि बकरीद मनाई जा सके। तो ऐसी स्थिति स्टेट्स के द्वारा अभी देखने को मिल रही है जहाँ पर एक पॉलिटिकल स्थिति कैप्चर करने के लिए और वोट बैंक को सही सलामत रखने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो साइंस अभी जो डेवलपमेंट कोविड-19 में कर रहा है, जिस प्रकार की वार्निंग अभी रेगुलरली दी जा रही है उसको भी ये लोग साइड में रख लेते हैं और कोई साइंटिफिक असेसमेंट किए बिना ही इस प्रकार का आदेश जारी कर देते हैं, जो कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए स्टेट को वर्क करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो राइट टू लिव है वो एक फंडामेंटल राइट है और इस राइट की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा है एक डेमोक्रेसी में। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आपने जो सुना होगा एक पेगासस स्पाईवेयर है जो जिसके कारण एक जो सर्विलेंस है उस पर अटैक किया गया है लोगों की। जो कई इम्पोर्टेंट जो लोग हैं इंडिया के, लगभग 300 लोगों की बात की जा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं और इसमें कम से कम 30+ जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट हैं। उनके ऊपर ये इजराइल का एक स्पाईवेयर बनाया हुआ था, उसमें उसके द्वारा इनका जो डाटा है वो ब्रीच किया गया है और इन पे सर्विलेंस रखा गया है। तो उसके बारे में बात इस आर्टिकल में की गई है। जो इस प्रकार की स्थिति है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई है या किसी के द्वारा भी की गई है, वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसका ब्रीच तो है ही, साथ ही में सरकार को इस प्रकार की स्टेप्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, उसमें जो डाटा है वो कम्प्लीटली सरकार को अवेलेबल हो सकता है इन सर्विसेज के द्वारा। तो इस प्रकार की स्थिति
उन्हें पैदा करने की ज़रूरत थी ही नहीं। और जो ऐसा जो फ्रीडम थ्रेट जो जर्नलिस्ट को लगा है, जर्नलिज्म को लगा है, उसकी बात इसमें कही गई है कि कई जैसे जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल वीकली है, और कई ऐसे जो पेपर हैं जिनके बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्हें टारगेट किया गया था और उनका जो फ़ोन है वो सर्विलेंस पे रखा गया था, जिससे कि डाटा ब्रीच इनका हुआ है। और इस प्रकार के जो हैकिंग सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ करके इस प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही है वो ठीक बात नहीं है। और महाराष्ट्र में पहले भी, इससे पहले भी महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में इस प्रकार का वाक़या हो चुका है, जिसमें कि जर्नलिस्ट का जो फ़ोन है वो सर्विलेंस पे रखा गया था। गवर्नमेंट को इस प्रकार का जो कार्य है वो करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो लॉ बनाए हैं, जिसमें जो आईटी एक्ट है उसमें इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसमें, और जो टेलीग्राफ एक्ट है उस टेलीग्राफ एक्ट में फ़ोन के ज़रिए जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका डाटा गवर्नमेंट अवेलेबल करा सकती है खुद के पास में किसी भी प्रकार की अथॉरिटी के द्वारा। कई ऐसी अथॉरिटी हैं जिनको इस प्रकार की जानकारी मिलने के में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार जब ऐसी स्थिति बन सकती है कि उन्हें इस प्रकार का डाटा मिल सकता है टेलीग्राफ एक्ट के अंदर, और जो आईटी एक्ट है 2000 का उसके अंदर इस प्रकार का डाटा मिल सकता है, तो उन्हें इस प्रकार की जो हरकत है स्पाईवेयर भेजने की वो नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार की हरकत करके सरकार ने ये दिखा दिया है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो उन्हें अभी किस प्रकार का फ्रीडम है वो यहाँ पर मिला हुआ है। एक जर्नलिज्म के लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, ये फंडामेंटल राइट है और इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के बदौलत जो क्रिटिसाइज़ करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं वो वर्क कर पाएंगे, और उनकी जो आवाज़ है वो जनता तक पहुंच पाएगी और जनता को हकीकत पता चल पाएगी। तो इस प्रकार की क्रियाएं की गई है। तो सरकार ने एक डाटा प्रस्तुत करके ये बात स्वीकारी थी कि हर महीने लगभग 9000 जो है ऑर्डर ऐसे पास किए जाते हैं, और उसमें जो फ़ोन का जो डाटा है वो अवेलेबल करवाया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो काफ़ी देखने को मिलती है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो इसी के और प्रकाश डाला है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो सच सामने लाने का कार्य करते हैं। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सरकार के विरुद्ध भी जाकर काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो देना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होने की स्थिति में वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। और जो जुडिशरी का रोल है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो लॉज हैं उन्हें इफ़ेक्टिव बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है और उसे लागू करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और इस स्थिति में उसे प्रसंज्ञान लेकर जो सर्विलेंस है उसे सर्विलेंस की स्थिति को अभी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत इसमें होनी चाहिए, और इस प्रकार उसे लेजिस्लेशन को डायरेक्शन देनी चाहिए कि जो सर्विलेंस है उसमें आप जो मेन जो क्लॉज हैं उनको डिफाइन कीजिए, और किस प्रकार की चीज़ें सर्विलेंस होंगी और किस प्रकार की चीज़ें डाटा ब्रीच होंगी उन्हें आप बताइए। और जो लोग हैं और जो आम जनता है और जो जर्नलिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हमारे देश के हैं, उनकी जो डाटा सिक्योरिटी है वो उन्हें प्रोवाइड कीजिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो देश में डाटा सिक्योरिटी से लेकर अभी जो प्रॉब्लम नई खड़ी हुई है वो पर्सनल डाटा सिटीजन का भी खतरे में है, और जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए उनका भी जो डाटा है वो ब्रीच होने की संभावना है, जिससे कि जो नेशनल सिक्योरिटी का एक कंसर्न है वो यहाँ पर बन सकता है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो पुलिस के जो बिहेवियर है उसके ऊपर बात की गई है कि पुलिस को जो अपना जिस प्रकार से पुलिस को अपना पे स्केल और जो सिस्टम है उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार जो पुलिस है उसे अपना नेचर और साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसे भी डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। और ये डेवलपमेंट है वो लोअर रैंक में ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लोअर रैंक के जो लोग हैं वो इस प्रकार की स्थिति को से लड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। जो एक डाटा के अनुसार
अप्रैल 1 से लेकर नवंबर 30 2015 तक 25,357 जो हैं इस तरीके के केस रजिस्टर हुए थे, जिसमें कि 111 जो है कस्टोडियल डेथ हुई थी, 330 जो थे वो कस्टोडियल टॉर्चर के केस बने थे, और जो अन्य 24,916 केस थे वो अन्य केस में रजिस्टर्ड हुए थे। तो इस प्रकार की स्थिति है वो देखने को मिल रही है कि जो पुलिस है, पुलिस के जो लोअर रैंक हैं, उस लोअर रैंक के द्वारा जो डील किया जाता है लोगों को, कोई भी वहाँ पर एफआईआर लिखाने आए या किसी भी केस के संबंध में अगर कोई आदमी आता है तो उससे ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता, ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता। तो इसी वजह से जो पुलिस है और पुलिस और जो सिटीज़न हैं उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में अभी बना हुआ है। तो इसलिए जो हमारे जो लोअर रैंक के जो अफसर हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्हें अपना साइकोलॉजिकल बिहेवियर सुधारने की काफ़ी आवश्यकता है, और एक मानवीय व्यवहार है वो मानव से करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। और साथ ही जो बिहेवियर है उसके लिए जो सीनियर रैंक है उनके अफसरों को भी दोषी माना है, क्योंकि जो सीनियर जो अफसर होते हैं वो अपने लोअर रैंक के जो अफसर होते हैं उन्हें उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं। और जो कोई भी अगर नाकामी है किसी भी प्रकार की अगर होती है या किसी भी प्रकार के केस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इन जो लोअर रैंक के जो लोग होते हैं, लोअर रैंक के जो अफसर होते हैं, उन्हें ही दोषी माना जाता है और इन सीनियर रैंक के द्वारा उन्हें अब्यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो लोअर रैंक के लोग होते हैं वो चिढ़ जाते हैं और अपनी जो भड़ास होती है वो सिटीज़न पर निकालते हैं। और इस प्रकार से ना सिटीज़न को लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जो न्याय मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलना पाता, और जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद भी नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, और जिस प्रकार पुलिस का गठन जिस चीज़ के लिए हुआ है वो मोटिव सॉल्व नहीं हो पाता, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार जो सुधार की ज़रूरत है वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर और मेंटल बिहेवियर दोनों में सुधार की ज़रूरत है, चाहे वो पुलिस की अपर रैंक हो और चाहे वो लोअर रैंक हो। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में ये बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि एक जो पेगासस स्पाईवेयर है उसको उसके द्वारा जो कई इंडियंस सेलिब्रिटीज़ हैं और इंडिया की जो काफ़ी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका जो डाटा ब्रीच करने की बात सामने आ रही है। जो 10 इंडियन नंबर हैं वो इसमें बताए गए हैं कि जो राहुल गांधी है उनका नंबर है, एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा, उनका नंबर है, प्रशांत किशोर हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर जो हैं अभिषेक बनर्जी उनका है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं, और प्रहलाद पटेल हैं। इस प्रकार जो हैं वो कई नंबर हैं जिन पर यह जो डाटा ब्रीच का स्पाईवेयर है वो लगाया गया है, जिसमें राहुल गांधी इस लिस्ट में आ रहे हैं। और जो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी में इस प्रकार की वारदात होना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही शर्मनाक है, और जो हमारी सिक्योरिटी है वो किस प्रकार की लेवल की बनी हुई है उसमें इस प्रकार का बात कही गई है। समझते हैं कि ये जो पेगासस वायरस स्पाईवेयर है वो किस प्रकार कार्य करता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसमें जो लाइसेंस है वो एक इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का इसमें दिखाया गया है, और जो स्मार्टफोन है उसमें ये iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए ही कार्य करता है। और जब ये इसमें इंस्टॉल हो जाता है तो एक सर्विलेंस डिवाइस की जैसे काम करता है, और जो यूज़र होता है उसका ईमेल से लेकर कॉल डिटेल और इंटरनेट का जो यूजेस होता है उसका सारा डाटा इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो इस प्रकार ये फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मिस कॉल के रूप में ये आता है, और जब इंस्टॉल हो जाता है तो अपने आप ये मिस कॉल का जो अलर्ट है वो कॉल लॉग में से भी हट जाता है, जिससे कि यूज़र को पता नहीं पड़ता, और यूज़र की ये सारी डिटेल, कॉल लॉग, मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, कैलेंडर्स हैं, ये सारा डाटा ब्रीच हो जाता है। और इसे मैन्युअली भी इंस्टॉल किया जाता है, जिससे कि जो वायरलेस ट्रांसरिसीवर के ज़रिए से किया जाता है। और अगर इस स्पाईवेयर को डिटेक्ट करने में अगर फ़ोन फेल हो जाता है और हमें पता नहीं पड़ता कि ये स्पाईवेयर हमारे फ़ोन में है, तो 60 दिन के अंदर ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर ये गलती से किसी अदर नंबर पर अगर ये इंस्टॉल हो जाता है तो भी ये खुद ही डिस्ट्रैक्ट
हो जाता है, खुद ही नष्ट हो जाता है। iOS और की जो डिवाइस है उसमें भी इसका ब्रीच पाया गया है। तो इस प्रकार जो ये स्पाईवेयर है वो कार्य करता है। iOS की जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा टाइट मानी जाती है, लेकिन इस केस में वो भी फेल हो गई है और उसकी जो डाटा है वो ब्रीच iOS पे भी हुआ है। तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी मेल या कोई भी इस प्रकार का मैसेज आए तो उस पे से किसी भी प्रकार की जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड मत कीजिएगा, इंस्टॉल मत कीजिएगा। और अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है तो वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से उसे डाउनलोड कीजिएगा, उसके अलावा कहीं से भी डाउनलोड मत कीजिएगा। तो इस प्रकार ये जो पेगासस जो स्पाईवेयर है वो अभी कार्य कर रहा है और देश की जो डेमोक्रेसी है उसका जो डाटा है वो ब्रीच ये हुआ है। और इस सरकार को जल्द से जल्द इसका पता लगाकर इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सज़ा दिलवानी चाहिए और इस प्रकार की स्थिति से देश को सुरक्षित रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत की गई है। इसमें लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। इन पुरस्कारों की रूपरेखा को लॉजिस्टिक संगठनों के जो उपयोगकर्ता हैं और जो इनके भागीदार के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। और इन पुरस्कारों में जो प्रक्रिया मानकीकरण, तकनीकी सुधार, डिजिटल बदलाव और टिकाऊ प्रक्रियाओं सहित सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाएगा, जिसमें जो विशेष सचिव लॉजिस्टिक शाखा के हैं श्री पवन अग्रवाल, उन्होंने इन पुरस्कार के माध्यम से हमारा उद्देश्य लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं की ओर ध्यान केंद्रित करना है, ऐसी बात उन्होंने कही है। और ये जो पुरस्कार हैं वो संगठनों के असाधारण कदमों की सराहना का एक अवसर भी होगा, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान जो आई कमियां हैं उनका समाधान निकाला है। और जो लास्ट माइल डिलीवरी स्टार्टअप है और शीत भंडारण सुविधाएं, ऑक्सीजन की प्रभावी आपूर्ति है, इन सभी सेवाओं को निर्बाध आपूर्ति इनकी इसमें शामिल है। इसके अलावा भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र जहां 2020 में लगभग 215 मिलियन था, वो अभी डॉलर तक पहुंचने के साथ ही 10.5% CAGR की दर से बढ़ रहा है। और इस प्रकार का यहाँ डेवलपमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। तो सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार है उनकी शुरुआत की गई है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो विजेताओं का जो ऐलान है वो 31 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन आप इस पर वेबसाइट पर कर सकते हैं। और 31 अक्टूबर 2021 को इसका ऐलान किया जाएगा। जो नेशनल जूरी राउंड में सभी फाइनलिस्ट के द्वारा जो केस स्टडीज़ पेश की जाएंगी, उसमें लॉजिस्टिक जो एक्सीलेंस गैलरी है उसमें प्रदर्शित भी इसे किया जाएगा। इसके अलावा जो INS तबर है, उन्होंने फ्रांसीसी नौसेना के साथ में समुद्री साझेदारी का जो है वो एक अभी अभ्यास किया है। INS तबर एक इंडियन नौसेना का एक जहाज़ है जो फ्रांस के बेस्ट की बंदरगाह यात्रा पूरी होने के दौरान 15 और 16 जुलाई 2021 को जो बिस्के की खाड़ी है वहाँ फ्रांस ने नौसैनिक फ्रिगेट INS एक्कीटाइक के साथ में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। और FNS एक्कीटाइन से ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ में यह युद्धाभ्यास किया गया था। तो इस प्रकार जो INS है उसमें ये युद्धाभ्यास तब के साथ में किया गया है। बिस्के की खाड़ी में यह जो अभ्यास है वो किया गया था। बिस्के की खाड़ी की स्थिति आप देखिए कि कहाँ पर यह स्थित है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ये जो एरिया है वो बिस्के की खाड़ी है पूरा, और फ्रांस यहाँ पर देश है। इस प्रकार यहाँ इंडिया है, इंडिया से ये एरिया होता हुआ यहाँ पर आयरलैंड आता है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम आता है, और जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल के बीच में यह एरिया यहाँ पर जो है वो बिस्के की खाड़ी कहलाता है। इसे और डीप में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार का एरिया जो है यहाँ पे ये बना हुआ है जिसे बिस्के की खाड़ी कहा जाता है। फ्रांस के जो लेफ्ट हैंड आप वेस्ट में देखेंगे तो ये एरिया यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, बिस्के की खाड़ी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास अगर इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने जो दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से जो लेटेस्ट वीडियो हैं आपको उनका नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।